नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत। आज है तारीख 27 अप्रैल 2025, दिन है रविवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, आज संडे है। संडे के दिन एडिटोरियल वाला पोर्शन नहीं रहता है, इसलिए आज हमारा जो मेन फोकस है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही रहेगा। पहले नंबर का जो साइंस का आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली देखा जाए तो डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट किया जाना। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि साइंस का कोई डिपार्टमेंट या फिर साइंस की कोई इंस्टीट्यूशंस किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रही है, तो उस रिसर्च को हम यूज़ में कैसे करके ला सकते हैं। हमने खाली रिसर्च करके उस चीज़ को रख दिया है, बना के रख दिया है, लेकिन हम यदि उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहती है। तो 9 जनवरी 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भारत में स्थित वैज्ञानिकों से जीनोम इंडिया डेटा का यूज़ करके ट्रांसलेशनल रिसर्च के ऊपर प्रपोजल मांगे हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशनल रिसर्च की यदि हम बात करें, इसका मतलब होता है डिस्कवरीज को व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल यूज़ में लाने वाला रिसर्च। जैसे कि लैब में यदि हम कोई चीज़ खोज कर रहे हैं तो उसको किसी बीमारी के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। 20 फरवरी को जब प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है, इसमें केवल 8 दिन ही बाकी थे, तो डीबीटी ने डेट को बढ़ा दिया है, 31 मार्च कर दिया। 28 फरवरी थी पहले, इसको 31 मार्च 2025 कर दिया है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो 10,000 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसने पूरे भारत में फैले 83 पॉपुलेशन ग्रुप से 20,000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों के ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उनके संबंधित मतलब फोनोटाइप डेटा भी इकट्ठा करा। इसमें 30 आदिवासी ट्राइबल और 53 नॉन ट्राइबल ग्रुप्स आ जाते हैं। फोनोटाइप डाटा का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दिखाई देने वाले गुण, जैसे कि उसकी हाइट, वजन, उसका ब्लड प्रेशर, जो उनके जीन और पर्यावरण दोनों का रिजल्ट हो सकता है। आगे बोला जा रहा है कि 9,772 व्यक्तियों की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई, इस पर आधारित प्रारंभिक प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को 8 अप्रैल को हमने नेचर जेनेटिक में पत्रिका में कमेंट के रूप में पब्लिश किया था। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद जानकारी को हम बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब हमने इस पत्रिका में अपनी जानकारी रखी, पब्लिश करी। कमेंट लेख ने स्पष्ट रूप से उन 20,000 से भी अधिक लोगों से एकत्रित किए गए फेनोटाइप डेटा को सूचीबद्ध करा। इसमें था हाइट, वजन, इसके अलावा कूल्हे की परिधि, हिप सर्कमफ्रेंस, कमर की परिधि क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है। बताया जा रहा है कि जिन रक्त नमूनों को हमने इकट्ठा करे थे, उनसे कंप्लीट ब्लड काउंट और बायोकेमिस्ट्री डेटा को भी हमने नापे थे। बायोकेमिस्ट्री डाटा में क्या क्या चीज़ शामिल कर लेते हैं हम लोग? ग्लूकोज का मेजरमेंट, लिपिड प्रोफाइल मतलब खून में वसा जैसे कोलेस्ट्रॉल आदि की मात्रा जानना, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। ये सारे डेटा 9,772 व्यक्तियों के जीनोम डेटा के साथ उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर आश्चर्य वाली बात ये हो जाती है, ना तो पहले प्रस्ताव बुलावे में और ना ही अंतिम तिथि बढ़ाने वाले एडेंडम में ये सूचीबद्ध था कि वैज्ञानिकों के लिए कौन कौन से फेनोटाइप डेटा अवेलेबल होंगे। मतलब वैज्ञानिक लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे पास इतनी सारी जानकारी आ जाएगी। ये जानकारी यहाँ तक कि जीनोम इंडिया की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं थी। ये जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई जब 8 अप्रैल को कमेंट लेख प्रकाशित हुआ, लेकिन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। मतलब डेटा सार्वजनिक हुआ तब तक आवेदन की समय सीमा निकल चुकी थी। अब डीबीटी के प्रवक्ता ने द हिंदू को ईमेल में ये बोला था कि एंथ्रोपोमेट्रिक मतलब शरीर के नापजोक संबंधी और ब्लड बायोकेमिस्ट्री डेटा केवल ये बताने के लिए इकट्ठा किया गया है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नमूने हेल्दी इंडिविजुअल के ही होने चाहिए। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने अब तक कोई भी डाटा डिक्शनरी प्रकाशित नहीं करी है और ना ही जिन नमूनों का जीन विश्लेषण किया गया है उनके अवेलेबल फेनोटाइप मेटा डाटा मतलब फेनोटाइप से जुड़ी स्पेशल जानकारी का विस्तृत विवरण जारी किया है। अब तक देखा जाए, नेचर जेनेटिक
जनरल में प्रकाशित एक कमेंटरी में ही इस प्रोजेक्ट के फेनोटाइप मेटाडेटा की जानकारी पर पहली और एकमात्र जानकारी लोगों तक पहुंच पाई है। इस लेख से प्रकाशित होने से पहले डीबीटी ने वैज्ञानिकों को जीनोम इंडिया डेटा का यूज़ करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। वहीं यदि हम बात कर लें जनरल में पब्लिश्ड कमेंट लेख, जिसमें एकमात्र स्थान पर फेनोटाइप डेटा का उल्लेख था, वो भी एक पेवेल के पीछे, मतलब उसे पढ़ने के लिए पैसे देकर सदस्यता लेनी पड़ती है, मतलब लोगों तक ये आसानी से पहुंच नहीं रहा है। प्रवक्ता ने बताया है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना छात्रों, फैकल्टी और शोधकर्ताओं को रिसर्च आर्टिकल और जर्नल तक पहुंच अवेलेबल कराएगी। हालांकि देखा जाए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना केवल सरकारी संस्थानों के शोधकर्ताओं और छात्रों को ही जनरल पेपरों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है। हमारे जैसे लोग को सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। अगली वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारी बेस्ड है सी सेक्शन, मतलब डिलीवरी के टाइम में जब नॉर्मल डिलीवरी करने की बजाय ऑपरेशन के माध्यम से पेट को काट करके जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन और या फिर सी सेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। हाल फिलहाल में देखा जाए इसके ऊपर एक स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से स्टेट वाइज जो सी सेक्शन है इसकी संख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे देश में पहले ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पीरियड में सी सेक्शन बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका एकमात्र रीज़न अभी जो बताया जा रहा है कि एक तो जो महिला होती है, गर्भवती महिला, उसकी लाइफ स्टाइल, मतलब पूरे जो 9 महीने हैं उन 9 मंथ के दौरान में उनका रहन सहन कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, एक्सरसाइज, काम काज, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ सीधे सीधे डिलीवरी के टाइम में काम आती है। यदि बॉडी हमारी एकदम हार्ड हो जाएगी, ज़्यादा उठना बैठना नहीं हो रहा, काम धाम नहीं करना हो रहा है, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नीचे बैठ कर के पोछा लगाना है, एक्सरसाइज करने के लिए सलाह दी जाती है ताकि नेचुरली पेन उठे। ठीक है, यदि नेचुरली पेन नहीं उठता है तो कहीं कहीं पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रयास किए जाते हैं, दवाई दे करके दर्द उठाया जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी प्रयास नहीं किए जाते हैं, सीधे ऑपरेशन करने की बात बोलते हैं। स्टडी में पाया गया है कि जो साउथ वाले स्टेट हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, यहाँ जितनी भी डिलीवरी हुई है उनमें से 3 से लेकर के 8.5% तक प्रिवेंटेबल सी सेक्शन किए गए हैं। इसमें बोला जाता है कि कुल 21,499 महिलाओं का अध्ययन किया गया। इनमें 6.2% प्रसव जो थे, डिलीवरी थी, सी सेक्शन वाले थे, जबकि कुल सी सेक्शन डिलीवरी का जो परसेंटेज रहा था वो था 44.3%, और कुल सी सेक्शन डिलीवरीज में से 13.9% जो डिलीवरी है ये रोकथाम योग्य पाए गए थे। यदि हम स्टेट वाइज डेटा को देखें तो केरल में केवल मात्र 3% सी सेक्शन हुए हैं, मतलब सबसे कम। तेलंगाना में 8.5%, सबसे ज़्यादा। आंध्र प्रदेश में है 5%, कर्नाटक में है 6% और तमिलनाडु में हुआ था 7%। अब हम समझते हैं कि प्रिवेंटेबल सी सेक्शन आखिर होता क्या है। ऐसा सिजेरियन जो प्रसव शुरू होने से पहले योजना बना करके नहीं किया गया है, मतलब प्रिवेंटेबल सी सेक्शन ऐसा सी सेक्शन होता है, हमने ये पहले नहीं सोचे थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, फुल टर्म गर्भधारण के बाद ये चीज़ की जाती है, और प्रसव के दौरान कोई जटिलता आ गई है, जैसे कि बच्चा उल्टा हो गया है, बच्चा पेट के अंदर आड़ा हो गया है, या फिर लेबर पेन बहुत लंबे समय तक होने लग जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इस कंडीशन में भी उनको सिजेरियन करना पड़ जाता है। अब सी सेक्शन को क्लासिफाई भी किया जाता है, जैसे कि गेस्टेशनल एज, मतलब गर्भ में बच्चे की उम्र कितनी है, मोड ऑफ डिलीवरी, प्रसव का तरीका क्या है, नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर ऑपरेशन होगा,
टाइमिंग ऑफ डिसीजन, लेबर पेन शुरू होने से पहले या फिर बाद में, एंड सबसे लास्ट में आ जाता है अब्सेंस ऑफ इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, मतलब प्रसव के दौरान जटिलताओं की अनुपस्थिति। जटिलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये सारे फैक्ट यहाँ पर देखे जाते हैं। अब सी सेक्शन यदि कोई महिला करवाती है तो उसको कौन कौन सा नुकसान हो सकता है। पहले नंबर की बात यह है, खर्चा ज़्यादा बैठेगा ऑपरेशन यदि होगा तो। अस्पताल के संसाधनों का मिसयूज़ होता है, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड रिसोर्सेज। साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान जोखिम भी बढ़ता है, कहीं खून की कमी ना हो जाए। और ऑपरेशन के बाद जटिलताएं भी बहुत हैं जो माँ और बच्चे दोनों के फ्यूचर को प्रभावित कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो स्टडी कराई गई थी इसमें कौन कौन सी महिलाओं को शामिल किया जाता है। तो जिनकी उम्र 15 से 49 है, इस एज की 21,499 महिलाएं थी जो पिछले 5 साल में माँ बनी थी। इस अध्ययन में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा का यूज़ किया गया। साथ ही साथ ये जो स्टडी है 23 अप्रैल 2025 को PLOS 1 नामक जर्नल में पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अब हॉस्पिटल में जो डिलीवरी हो रही है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में जो डिलीवरी हो रही है दक्षिणी राज्यों में लगभग देखा जाए तो 96.5% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, यानी कि हॉस्पिटल में लोग डिलीवरी ज़्यादा करवा रहे हैं। ये पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के लेवल में आ जाता है सीधे। इन राज्यों में सी सेक्शन प्रसवों की जो प्रतिशत है वो भी बढ़ रही है, मतलब 31 से लेकर के 60% तक। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अस्पतालों में डिलीवरी का परसेंटेज ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डिलीवरी हो रही है, इसलिए जल्दी डिलीवरी करने के लिए शायद ये कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी वहाँ अच्छी गर्भावस्था देखभाल अवेलेबल है, हाई क्वालिटी एंटीनेटल केयर अवेलेबल है। लेकिन ये भी दिखाता है कि कई सारी जो माताएं हैं इलेक्टिव सी सेक्शन को चुन रही हैं। अब यदि हम कंपेयर करते हैं केरला के साथ में, तो कर्नाटक में 45% सी सेक्शन का डिसीजन लेबर शुरू होने के बाद ही लिया जाता है। ये अध्ययन पॉपुलेशन काउंसिल कंसल्टिंग न्यू दिल्ली, एम्स और TISS मुंबई ने मिलकर के किया है। कौन कौन सी जटिलताएं हो सकती हैं यदि सी सेक्शन कराया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए, केरल में 34% मामलों में ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चे का उल्टा होना देखा गया। दूसरे राज्यों में प्रोलॉन्ग लेबर और एक्सेसिव ब्लीडिंग ज़्यादा आम रही। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे आम जटिलता थी एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा था, इसके चलते चलते नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत जा रही थी, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब सी सेक्शन किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उस समय में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिलीवरी के बाद होने वाला रक्तस्राव, पोस्टपार्टम हेमोरेज। अध्ययन के अनुसार बोला जाता है कि पोस्टपार्टम हेमोरेज का खतरा उन महिलाओं में ज़्यादा था जिन्हें अच्छी गर्भावस्था देखभाल नहीं मिली थी, तो उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अब एज एंड एजुकेशन एनालिसिस भी किया जाता है। बताया जाता है कि 25 से 34 एज की माताओं में सी सेक्शन और रोकथाम प्रिवेंटेबल सी सेक्शन दोनों का परसेंटेज ज़्यादा था। तो एज के हिसाब से देखा जाए, जैसे जिनकी उम्र 25 से 34 साल है, तो इस एज ग्रुप में बोला जा रहा है कि जो सी सेक्शन है और प्रिवेंटेबल सी सेक्शन है, दोनों करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन माताओं की प्राथमिक शिक्षा या फिर उससे ऊपर है, उनके पास प्रिवेंटेबल सी सेक्शन का 30% ज़्यादा जोखिम था यदि हम अनपढ़ महिलाओं की तुलना करते हैं तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी टाइप। अब प्रिवेंटेबल सी सेक्शन की चर्चा करते हैं। अमीर महिलाओं में ज़्यादा है, बीमा ना होने वाली, मतलब इंश्योरेंस नहीं होने वाली महिलाओं में ज़्यादा देखा गया, बेरोजगार महिलाओं में भी ज़्यादा है, और जिनकी एंटीनेटल केयर विजिट ज़्यादा थी उनमें भी ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रिवेंटेबल सी सेक्शन होने की संभावना सरकारी अस्पतालों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा हो जाती, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके बाद
प्रीवी मदर्स की बात करें, मतलब फर्स्ट टाइम जो मदर बन रही हैं उनके ऊपर भी विश्लेषण किया जाता है। प्रीवी मदर्स यानी कि जो पहली बार माँ बन रही हैं उनमें सी सेक्शन का जोखिम ज़्यादा है, प्रिवेंटेबल सी सेक्शन का जोखिम ज़्यादा है। अध्ययन में बोला जा रहा है कि 5 राज्यों में 37% महिलाएं पहली बार माँ बनी थी, उनमें कम से कम 18% ऐसी हैं जिन्होंने सी सेक्शन करवाया। ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन से यदि हो गई है तो अगली बार भी सी सेक्शन करने की ज़रूरत बन सकती है, इसलिए पहली बार की डिलीवरी में सी सेक्शन से बचने पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद स्टरलाइजेशन, मतलब स्थायी नसबंदी और सी सेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। एक कारण प्रिवेंटेबल सी सेक्शन बढ़ रहा है उसका ये भी हो सकता है कि महिलाएं सी सेक्शन के साथ साथ स्टरलाइजेशन भी करवा रही हैं। 21,499 महिलाओं में बोला जाता है कि नसबंदी का जो दर था वो 27 से लेकर के 50% था। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है यदि हम पार्टिकुलरली NFHS 4 का डाटा देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डाटा देखें, तो भारत में 15 से 49 एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं इनमें नसबंदी का जो परसेंटेज है वो 37% है। फिर इसके बाद आता है NFHS 5 का डेटा जो बताता है कि सी सेक्शन की दर हमारे देश में बढ़ते जा रही है, ऑपरेशन से डिलीवरी बढ़ते जा रही है। वो एक रीज़न हो सकता है प्रीमी मदर्स, मतलब जो पहली बार मदर बन रही हैं। इसके अलावा सी सेक्शन के साथ में महिलाएं जो है नसबंदी करा ली थी। वहीं यदि हम चर्चा कर लेते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर वर्सेस पब्लिक हेल्थ केयर, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होना और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होना। जो महिलाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराती हैं 3 गुना ज़्यादा चांस रहता है कि ऑपरेशन ही होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में 29% सभी डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 29.6% सभी अस्पताल प्रसवों के लिए जिम्मेदारी थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है 100 ऑपरेशन हो रहे हैं तो 29 ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे हैं, लेकिन इसमें से भी 48% हिस्सा ऐसा है जहां पर सिजेरियन हो रहा है, मतलब 50% हिस्सा। यदि हम NFHS 4 से तुलना करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन की दर जो है 17% बढ़ चुकी है यदि हम 5वें नंबर के फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से तुलना करते हैं तो। अगली वाली साइंस की न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली शहरों के बढ़ते तापमान से रिलेटेड है। शहरों में जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है, आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज़्यादा रहता है, जिसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। नेचर क्लाइमेट चेंज में नेचर जो पत्रिका है इसमें एक स्टडी सामने आई है जिसके अनुसार बोला जाता है कि ये प्रभाव कुछ ग्लोबल सिटीज़ में ठंड से होने वाली डेथ की संख्या कम है और गर्मी से होने वाली जो डेथ की संख्या है वो ज़्यादा है, मतलब बढ़ते जा रही। यहाँ पर हमको कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है और इसको ये संतुलित कर सकता है, ऑफसेट कर सकता है। ये फाइंडिंग्स इस बात को रेखांकित करती है कि रीजन और सीजन के अनुसार अलग अलग स्ट्रेटजी हमें बनाना पड़ेगा ताकि अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट को हम मिटिगेट कर सकें। अब डुअल इम्पैक्ट की हम चर्चा करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कंट्रीब्यूट करता है टू एन इंक्रीज इन ह्यूमन हीट एक्सपोजर। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन हीट एक्सपोजर है वो भी बढ़ते जाती है। इसके साथ ही साथ सब्सक्वेंट डेथ ग्लोबली ड्यूरिंग हॉटर सीजन, गर्मी के मौसम में होने वाली डेथ की संख्या भी जो है बढ़ते जाती है। हालांकि ये जो फेनामोनन है, मतलब ये जो घटना है, ये इम्पैक्ट डालती है रेट ऑफ कोल्ड रिलेटेड डेथ्स इन कूलर कंडीशन। ये घटना ठंडे मौसमों में ठंड से संबंधित कोल्ड रिलेटेड डेथ्स की रेट को भी प्रभावित कर सकती है। मतलब यहाँ पर हम दोहरा इफ़ेक्ट देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डुअल इम्पैक्ट है अलग अलग रीजन और अलग अलग सीजन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रीवियस रिसर्च अक्सर केवल स्थानीय मतलब लोकल लेवल पर इसके प्रभाव पर केंद्रित रही है। जलवायु परिवर्तन और तेज़ी से हो रहे रैपिड अर्बनाइजेशन के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का गर्मी और ठंड दोनों से होने वाली डेथ पर
ब्रॉडर इम्पैक्ट को समझना ज़रूरी है ताकि शहरी गर्मी को कम कर सकें और इसके लिए हम कुछ रणनीति बना सकें। नानजिंग यूनिवर्सिटी, चाइना की डॉक्टर वैन फेंग झान और इनकी जो अन्य टीम है, इन्होंने रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल किया था। क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि जीडीपी। साथ ही साथ कई सारे डेटा स्रोतों का विश्लेषण किया जाता है ताकि दुनिया भर के 3000 से भी अधिक शहर को शामिल कर सकें और यहाँ पर मृत्यु दर और टेम्परेचर मतलब मॉर्टेलिटी टेम्परेचर रिलेशन के बीच में हम संबंध स्थापित कर सकें। इसमें ये पता चला था कि जो कोल्ड रिलेटेड मोर्टेलिटी है उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है अंडर द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज 4.4 टाइम्स ग्रेटर देन द इंक्रीज इन हीट रिलेटेड मोर्टेलिटी इन 2018। मतलब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण ठंड से होने वाली मौतों में कमी देखने को मिली। 2018 में गर्मी से होने वाली मौतों में वृद्धि की तुलना में 4.4 गुना ज़्यादा थी। ऑथर्स ने आगे देखा है कि हाई एल्टीट्यूड में यदि हम जाते हैं, लैटिट्यूड में जाते हैं, यहाँ पर जो लोकेटेड शहर हैं यहाँ पर और भी अधिक कमी देखी गई है। जैसे कि मॉस्को में ठंड से होने वाली मौतों में कमी देखी गई, गर्मी से होने वाली मौतों की तुलना में 11.5 गुना अधिक थी। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ठंड से होने वाली मौतों में गर्मी से होने वाली डेथ की तुलना में काफ़ी अधिक कमी हमको देखने को मिली थी। जैसे कि मॉस्को की हम बात करते हैं जो कि भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में स्थित है। ठंड से होने वाली मौतों में गिरावट गर्मी से होने वाली मौतों की तुलना में 11.5 गुना ज़्यादा थी। मतलब गर्मी से यदि डेथ में 10% की कमी आई है ना, तो ठंड से होने वाली डेथ में 115% की कमी हुई है। इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? क्लाइमेट चेंज, हाई लैटिट्यूड पर तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है जिससे ठंड के प्रभाव कम हो रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, हीटिंग सिस्टम लगा के रखें, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों में रहने वाले लोगों को ग्रामीण इलाकों की तुलना में ठंड से बचाव के अधिक साधन मिलते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ठंड में डेथ कम हो रही है और जबकि गर्मी में डेथें ज़्यादा हो रही। राइटर ने ये भी एनालाइज किया है कि पौधों की बढ़ती मात्रा मतलब वेजिटेशन यदि इंक्रीज होता है एंड इमारतों की जो परावर्तकता है, रिफ्लेक्टिबिलिटी या फिर एल्बेडो, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए अपनाई गई करंट स्ट्रेटजी कैसे करके काम करती हैं। गांव में जो घर रहते हैं हम देखेंगे पहले ज़्यादातर जो है खपरेल वाले घर हुआ करते थे। ये जो घर रहते हैं ना, कुल मिलाकर के देखा जाए उतनी ज़्यादा धरती को गर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो सीमेंटेड वाली चीज़ हम देख रहे हैं ये पृथ्वी को और भी ज़्यादा गर्म करने का काम करती है। मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पर हीट पड़ती है। एक तो डामर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करती है, फिर यदि हम सीमेंटेड एरिया की बात करें तो ये भी हीट को एब्जॉर्व करेगा और एकदम बिल्डिंग को गर्म कर देता है। इसमें ये पाया जाता है कि ये सारी जो स्ट्रेटजी है यदि बहुत अधिक लेवल पर लागू करी जाती है और मौसम का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ठंड से होने वाली डेथ में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर देगा कि वो गर्मी से होने वाली मौतों से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेखक एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि उनकी फाइंडिंग्स को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के निगेटिव हेल्थ आउटकम को डाउन प्लेइंग, कमतर आंकने के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे अलग अलग सीजन में इसके स्पेसिफिक ऑफ इट्स इम्पैक्ट को समझने के लिए क्रूशियल इंसाइट के रूप में देखने की ज़रूरत है। शहरों में यदि गर्मी को कम करना है तो इसके लिए हमें सीजनल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर का कहना है। इसके बाद साइंस की जो अगली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिकुलरली ये जो ट्रायल है ये दर्शाता है कि पार्टिकुलरली हमारे खाने की जो हैबिट है और एलर्जी का क्या रिलेशन है उसके बीच में। ये पहला क्लिनिकल ट्रायल था जिसका उद्देश्य ये जांचना था कि क्या मूंगफली मतलब पीनट्स से एलर्जी वाले एडल्ट्स को डिसेंसिटाइज मतलब संवेदनशीलता कम किया जा सकता है।
इस ट्रायल में बड़ी सफलता मिली है क्योंकि प्रतिभागियों के 2/3 लोग बिना किसी विदाउट किसी रिएक्शन के 5 मूंगफलियों के बराबर मात्रा खा सके थे। इसका मतलब ये है, यदि ऐसा हो पा रहा है मतलब ये है कि एलर्जी ने इनको ज़्यादा परेशान नहीं किया है। इसके बाद ट्रायल में शामिल सभी प्रतिभागी अपने घर पर हर दिन मूंगफली खा सकते थे ताकि उनकी डिसेंसिटाइजेशन बनी रहे। हालांकि मूंगफली से जुड़ी इम्यूनोथेरेपी बच्चों में प्रभावी मानी जाती है, लेकिन ये ट्रायल शुरुआती एविडेंस प्रदान करता है कि एडल्ट्स को भी डिसेंसिटाइज किया जा सकता, मतलब जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस एलर्जी को भगाया जा सकता है, ये चीज़ भी पॉसिबल है।